सभी को नमस्ते। तो चेतना दीदी का निवेदन था कि मैं आपके सामने आके कोई बात रखूं, तो दीदी क्या अपेक्षा है बताइए, उसके अनुरूप बात रखते हैं। जी भैया, तो मैंने हमारे जो गुजरात की टीम जो सब आए हैं उनके साथ थोड़ा सा शेयरिंग किया था कि पिछली बार जब ये पहली बार 2019 में जो वर्कशॉप हुआ था यही अभिभावक विद्यालय की जो भी शिक्षा को लेकर जो उनको मार्गदर्शन मिला है उसके बारे में, तो तब जो ओरिएंटेशन मतलब फर्स्ट डे था उसमें आपने पूरी शिक्षा की भूमिका रखी थी कि बाबा जी ने किस तरह से मध्यस्थ दर्शन में शिक्षा का प्रस्ताव कैसे किया और कैसे इसको आगे लेके जाना है उसको बहुत बढ़िया तरीके से रखा है। मेरे पास वही डायरी है जो 2019 में लेके आई थी। अच्छा। मैं कल पढ़ भी रही थी कि तब आपने जो बोला था वो इसमें मैंने वो लिखा भी था। अच्छा, ठीक। तो इसलिए मेरा मन था कि सब शिक्षा से जुड़े हुए ही लोग आए हैं, तो मध्यस्थ दर्शन में जो शिक्षा का प्रस्ताव है वो भी एक बार हम सुने। वैसे तो हम सभी दीदियों से वही सुन रहे हैं कि बाबा जी ने उनको मार्गदर्शन कैसे दिया है, लेकिन एक ओवरऑल जो एक बड़ा एक बर्ड व्यू है वो भी आ जाए। ठीक है, बढ़िया। मुझे तो याद नहीं मैंने क्या क्या बोला था उससे। तो डायरी से मैच नहीं करेगा तो शिकायत नहीं करिएगा। इसमें और बढ़ के आएगा। ठीक है, तो सार बात तो मेरे को ध्यान में रहती है ना, तो उसी की फिर व्याख्या हो जाती है। ठीक है ना। तो शिक्षा का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग, वहाँ से शुरू करते हैं। मैं हमेशा प्रश्न से ही करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि कौन मुझको सुनने आए, पहले मैं उसको थोड़ा सा सुन लूँ, उस हिसाब से फिर वस्तु को रखेंगे। बताइए क्या सोचते हो, क्या है शिक्षा? हाँ, माइक से बोलो। मुझे नहीं पता। हाँ, जैसा पता है, सही गलत की बात नहीं है, आप क्या सोचते हो? जो हमारे पास है स्किल या जो कुछ भी हम सीखे उससे बढ़कर हम बच्चों को सिखाएं। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप कुछ बोलो। अभी तक तो शिक्षा मतलब स्किल के लेवल पे ही देख रहे थे। हाँ, विद्या के बाद पता चला कि कुछ संस्कारों को लेकर भी है। अच्छा, ठीक। तो अभी तो वही मतलब स्किल के साथ वो भी डेवलपमेंट अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। दीदी आप कुछ बोलो। आप कुछ बोलो। नहीं भैया, कोई बोलना चाहता है? हाँ, लीजिए। शिष्टतापूर्ण आचरण का उदय। इस शिष्टतापूर्ण आचरण का उदय, बहुत बढ़िया है ना। ये भाषा कितनी अच्छी है ना, शिष्टतापूर्ण आचरण का उदय होना। क्या अर्थ है इसका? शिष्टतापूर्ण होने का अर्थ क्या है, क्या मानते हैं बताइए? यही मुद्दा है ना। भाषा के रूप में तो हम सबको पता ही है ना, शिष्टतापूर्वक होना, जीना, यही शिक्षित होने का अर्थ है ना। तो शिक्षा की परिभाषा जो बाबा जी ने दी है वो उसमें ये बोला है कि जो शिष्टतापूर्ण आचरण करने की पूर्ण योग्यता को स्थापित कर देना, ये शिक्षित करने का कार्यक्रम है। पूर्ण योग्यता किसके लिए? शिष्टतापूर्ण आचरण करने की। तो अब प्रश्न बन जाता है शिष्टतापूर्ण आचरण क्या है ना, इसको समझना पड़ेगा। बताइए शिष्टता क्या होती है? हाँ, शिष्ट मूल्यों का निर्वाह। तो इसको व्यवहारिक रूप में जैसे कैसे होगा? ठीक बात बोल रहे हो, उसी को और खोलने के लिए बोल रहे हो। जैसे कि अगर किसी श्रेष्ठता को जब हम पहचान पाते हैं तो हम में वो सम्मान का भाव उनके लिए आ ही जाता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से और विश्वास एक तरीके से जब स्थापित हो पाता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो फिर आचरण में, व्यवहार में जो शिष्ट मूल्य है वो जो बहने लगता है। हाँ, ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो शिष्टता, ये जैसे एक उदाहरण शिष्टता का ये है कि हमसे श्रेष्ठ कुछ चीज़ हमको दिखती है तो उसको आचरण में लाने के लिए हम उसके लिए अनुकरण, अनुसरण, जो भी हम समर्पित होंगे, ये एक शिष्टता है। ठीक है। इसको हम और व्यवहारिक रूप में और रोज़मर्रा की भाषा में अगर लेके जाएं तो देखिए, शिष्टता को एक व्यवहार में हम देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, परिवार में देखते हैं। तो हम रोज़ साथ में जीते हैं तो हमारे कई बार मतभेद हो जाते हैं, है ना। कुछ बातों पे हमारी सहमति रहती है। जब हमारी सहमति रहती है,
हम एक दूसरे को बड़े अच्छे से बता पाते हैं। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो कितनी अच्छी बात है ना? ऐसा आप बोलते ही होंगे सब। ये बच्चा भी जल्दी सीख जाता है, जो उसको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको बहुत शिष्टतापूर्वक बोल पाता है आराम से, उसका भाव जो है बिगड़ता नहीं। समस्या कहाँ आती है? जब हमारी असहमति होती है या अस्वीकृति होती है, तब हम क्या करते हैं? तब हमारा अंदर का भाव असंतुलित हो जाता है, तो वो झल्लाहट के रूप में, क्रोध के रूप में, है ना, कभी मारने पीटने के रूप में। बच्चों में देखा ना, ठीक नहीं लग रही बात तो मार दिया सामने वाले को। ये जो है हमारी असहमति और अस्वीकृति को भी हम संतुलित होके व्यक्त कर पाए। हमारा भाव जो है, हमारा संतुलन जो है, भाव का संतुलन, वो ठीक से बना रहे, उस वक्त बना रहे। देखिए, इसमें नहीं बोल रहे हैं, शिष्टता का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो असहमति हुई है उसको छुपाना है या दबाना है या उसको नहीं बताना है। उसको शिष्टतापूर्वक बताना है, उसको इस विधि से बताना है ताकि आपका संतुलन भी ना बिगड़े और आपकी बात सुन के सामने वाले का भी नहीं बिगड़े। जब आपका संतुलन बिगड़ता है तो सामने वाले का भी बिगड़ जाता है। बहुत सामान्य सी बात है। आप लोग रोज़ दिन में 2-4 बार ये कर ही जाते हैं। मैं तो कर जाता था, अब थोड़ा कम हो गया है, 2-4 बार नहीं होता, दिन में, हफ्ते में कभी हो जाता है, लेकिन ये कम हो जाता है। तो जब जब ध्यान बना रहेगा कि अपनी बात को, अपने मतभेद को, है ना, या अपनी अस्वीकृति को हम शिष्टतापूर्वक, शिष्टता का मतलब क्या हो गया? मेरे अंदर का भाव, है ना, हमारी, जैसे जिनके बीच, किसके बीच में बात हो रही है? अपने परिवार के अंदर, अपने ही संबंधों में, अपने ही माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, अपने ही साथ काम करने वाले लोगों के साथ, है ना। जैसे आप लोग कुछ तो विद्यालय में काम करते हो अधिकतर लोग, तो अपने ही जो साथ में जो शिक्षक हैं उनके साथ। हमारी जब असहमति हो, अस्वीकृति बन रही है किसी चीज़ के लिए, इसको छुपाना नहीं है, दबाना ही है। ये हमको परंपरा में आदत रही है इसको करने की, छुपाने की, ना बोलने की, नेगेटिव मत बोलो। उस चक्कर में उसको दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, वो छुपा रहता है, दबा रहता है, उस पर परत पे परत चढ़ती रहती है, फिर एक दिन वो फूटता है ना। और फूटता है तो वो ज्वालामुखी की तरह होता है ना। अपने ही बच्चों के साथ भी करते हैं, है ना, अपने ही माता पिता के साथ भी करते हैं, अपने ही पति पत्नी के साथ भी करते हैं, भाई बहनों के साथ भी करते हैं कि नहीं करते? तो इससे अगर हम पार लग जाएं तो इसको शिष्टता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कि हमारी असहमति बन रही है, हमारी अस्वीकृति बन रही है, पर हम संतुलित रह के इसको बता सकें, है ना। जैसे ये बात आप जो बोल रहे हो ना, मेरे को ठीक नहीं लग रही। एक तो बात ये है, ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा कोई बोलता है? ये एक शैली है, तो मैं तो बहुत शिष्टता से बता रहा हूँ ये इसमें भी हम बहुत अशिष्ट हो जाते हैं, है ना, ठीक है ना। तो इसमें जो आधार वस्तु क्या है, वो ये है कि मेरा भाव मेरे नियंत्रण में रहना। मूल मुद्दा तो वही है। हमारे कंट्रोल में नहीं होता हमारा भाव। वो परिस्थिति में किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, या हमें अपेक्षा थी ऐसा हो, वो वैसा हो गया, तो अंदर का भाव हिल जाता है। वो हिल जाता है तो फिर जो होता है वो हो जाता है, ठीक है ना। ये अंदर के भाव पे कैसे नियंत्रण आए, यही तो मूल मुद्दा है ना। तो इसमें दो ही चीज़ें काम करती हैं। एक तो संबंध की स्वीकृति, हमें बार बार ये ध्यान में रखना है कि भाई ये मेरा भाई है, या ये मेरे पति है, पत्नी है, या मेरा बच्चा है, या मेरे माता पिता, जो भी संबंध हो, कोई भी, ये संबंध मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता, ये अपने में पहले जांच लीजिए, परख लीजिए आराम से, ठंडे दिमाग से। रोज़ इसको, आप लोग पूजा पाठ करते होगे, कुछ लोग, है ना, भगवान को याद करते होगे। मेरा निवेदन है उसके साथ साथ सुबह ना सभी संबंधों को याद करो और उसमें देखो इस संबंध को आप चाहते हो कि नहीं चाहते, वो स्मरण में लाइए, उसके प्रति निष्ठा है कि नहीं है।
है ना। और रात को सोते वक्त ध्यान रखिए, जो सुबह सोचा था उसके अनुरूप रह पाए कि नहीं रह पाए, दिन भर संबंध को बना के रह पाए कि नहीं रह पाए, संबंध के अंदर और मैत्री और स्नेह और सम्मान और विश्वास को हम अर्जित कर पाए कि नहीं कर पाए, इसको देखा जाए। तो शिक्षा क्या देती है? शिक्षा हमारे को ये ताकत देती है कि हम ऐसे हो पाए। कैसे हो पाए? अपने भाव पक्ष पे नियंत्रण पा पाए। वो समझदारी से आता है। संबंधों की आवश्यकता जब तक हमें महसूस नहीं होगी तब तक हम इस काम को कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर संबंध हमारे को आवश्यक नहीं लगेगा तो फिर हम संबंध को नकार देंगे। संबंध की आवश्यकता ही तो आप शिक्षा में पढ़ा रहे हैं ना अभी, जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में सारी बात तो संबंधों को लेके ही हो रही है ना। तो संबंध की आवश्यकता को समझना, इसको कैसे समझेंगे? तो मनुष्य का हर कर्म सहयोग पूर्वक पूरा होता है। आपने कर्म फल की बहुत बात सुनी होगी, है ना। मध्यस्थ दर्शन से देखो कितनी सिंपल बात निकल के आती है कि मानव का हर कर्म सहयोग पूर्वक सफल होता है। अभी क्या मानते रहे हैं? सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना फल। ऐसा मानते कि नहीं मानते? सच्चाई क्या है? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। मुझे आपका सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर कोई सुनने वाला ना हो तो मैं बोल पाऊंगा? मुझे मेरे परिवार का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मुझे इस विद्यालय का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे इस समाज का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको करने के लिए? यहाँ पे हम बैठे हैं, एसी भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, तो बिजली विभाग का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हमने अभी भोजन किया तो जितने भी लोग भोजन व्यवस्था में जुड़े इन सबका सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो कोई भी कर्म कर रहे हो पूरे समाज का सहयोग से कर पा रहे हो। तो मानव का कोई भी कर्म अकेले में सफल नहीं है, मिलजुल के ही सफल है। अब ये समझने की बात है कि नहीं? ये शिक्षा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आएगा तो हम अपने आप से संबंध की आवश्यकता को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कि भाई मेरे को भी सबसे सहयोग मिलता है, मेरे को भी सबको सहयोग देना है ना। तो संबंध की आवश्यकता को शिक्षा में समझाना बहुत जरूरी, ठीक है। अब जो क्या होता है कि जैसे बच्चा है, बच्चे को पहले ये लगता है कि मुझसे बड़ों को बहुत कुछ आता है, तो उसमें स्वाभाविक रूप में बड़ों को देख के करने की चेष्टा हमने देखी। हम बात ही करते हैं इसका, है ना, कि बच्चा जन्म से ही अनुकरण अनुसरण पूर्वक सीखता है ना। फिर धीरे धीरे वो कुछ चीज़ें अपने निर्णय पूर्वक सीखना चाहता है, कुछ चीज़ों को नहीं सीखना चाहता। तो उसके अंदर ये स्थिति आने से पहले जब वो निर्णय पूर्वक करेगा, उसमें ये भाव आ जाए कि कुछ चीज़ें सीखने के लिए होती हैं और कि कुछ चीज़ें सीखने योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि भी समाज में मानवीय अमानवीय दोनों चीज़ें चल रही हैं, सही गलत दोनों चल रहा है। तो उसमें धीरे 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 ये कैसे आएगा? हमारे आचरण को देख के आएगा। तो आचरण की शिक्षा होनी पड़ेगी, उसके उदाहरण हमको बनना पड़ेगा। यही अभिभावक विद्यालय तो पूरी बात इसी की करता है ना। तो सही गलत एक आयु में आते आते बच्चा डिसाइड करने लगता है ना, और उसमें वह आपको उदाहरण लेके चलता है। तो ये शिष्टतापूर्वक उस मतलब इस बात को, सहीपन को स्वीकारना, यही शिष्टता है। सहीपन को व्यक्त करना, यही शिष्टता है। तो इसके लिए शिक्षा, तो अपने से श्रेष्ठ का अभी बोला था, तो अपने से श्रेष्ठ को पहचान पाना, ये भी शिष्टता है। अपने से बराबर वाले को भी पहचान पाना, क्योंकि इसके साथ मिलके काम करना है, और अपने से कम वाले को भी पहचान पाना। तो शिष्टता केवल श्रेष्ठता के साथ नहीं है, वो तो है ही एक। बराबर वाले को भी पहचान के उसके साथ मिल के जीना है, और अपने से कम वाले को अपने बराबर लाने के लिए काम करना है। ये तीनों मिला के शिष्टता पूरी होती है। ये भी बच्चे को आना है ना। केवल अपने से अच्छे अच्छे की तरफ नहीं देखना है, वो तो देखना ही है, साथ में बराबर वाले को भी और अपने कम वाले को भी। सबके साथ पूरकता का कोई स्वरूप है ना। इसमें कोई कंडम खाता नहीं है कि नहीं ये तो हमसे कम है, इसको हटा दो, ऐसा नहीं। जब कंपटीशन की विधि से जाते हैं शिक्षा में, यही होता है।
कम वाले को नहीं देखना, अपने से अच्छे वाले से को देखो, उससे सीखो, उसके जाओ। तो फिर हम हटाते जाते हैं, नहीं तो पढ़ाई में कमज़ोर है, ये तो खेल में कमज़ोर है, इसकी भाषा ठीक नहीं है, इसका वो है। तो ये शिष्टता सीखना, ठीक। फिर बहन ने बोला था कि संस्कार की शिक्षा होनी। शिक्षा और संस्कार इनका अंतर संबंध है। जिसको हम समझे होते हैं वो बच्चे में स्थापित हो जाए, इसके लिए जो हम प्रदान करते हैं इसको बोलते हैं शिक्षा। जो भी हम सीखे हैं, समझे हैं, इसको हम अगली पीढ़ी में स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए जो हम कार्य करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसको कहते हैं शिक्षा। जो बच्चा है या जो सीखने समझने वाला विद्यार्थी है, उस भाग में से जो उसके सामने प्रदान किया गया उसके लिए, उसमें से जिस भाग को वो ग्रहण करता है, जिस भाग को वो स्वीकारता है, उसको कहते हैं संस्कार। ऐसे शिक्षा देने की वस्तु है, संस्कार ग्रहण करने वाली बात। शिक्षा और संस्कार परस्पर पूरक है इस विधि से, है ना। तो शिक्षा से ही संस्कारों का रोपण होता है। हम जो चाहते हैं संस्कार बच्चे में बने, वो शिक्षा के माध्यम से देंगे, और वो संस्कार देने में से जो भाग वो बच्चा ग्रहण करेगा वही उसका संस्कार है ना। तो शिक्षा संस्कार की बात ऐसे जुड़ी, ठीक है। पर हम जो मूल मुद्दा है जिस पे मेरा मन है बात करने का, वो यही है कि जो हमारी असहमति और अस्वीकृति है ना, वो कभी किसी वस्तु पे हो जाती है, कभी किसी घटना को लेके हो जाती है ना, कभी किसी बात को लेके हो जाती है ना। इसमें हम कैसे अपने को संतुलित बना के चलें, है ना। इसके लिए हमारे को अपनी समझ को विकसित करना ही पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, ताकि हम अपने भाव में स्थिर हो पाएं, है ना। जैसे आप भी देखिए, आप लोगों के सामने बच्चे गलती करते हैं, आप तो सब शिक्षक लोग, तो उसमें आपका भाव बिगड़ जाता है क्या? या आपको लगता है तो बच्चा अभी सीखा नहीं है, इसको भी सिखाना है? अधिकतर तो यही भाव रहता है। बच्चों के साथ समस्या नहीं आती ज़्यादा, कोई बच्चा ज़्यादा तंग करे तो अलग बात है, पर सामान्यतः आप लोगों को बच्चों के साथ, क्योंकि शिक्षक हो, जानते हो ये इससे गलती हो रही है, इसको ठीक करना है। तो हम ये कहाँ, इस बात में मूल में क्या है, ये सामने वाला अभी योग्यता नहीं है उसकी जो हम अपेक्षा रख रहे हैं उससे, है ना। जबकि बराबर वालों के साथ हम ये बात नहीं पहचान पाते। हमने अपेक्षा बना ली और उसकी योग्यता नहीं है, इसको हम गलती मान लेते हैं, फिर हम नाराज हो जाते, क्रोधित हो जाते, जो भी होता है हो जाता है। तो शिष्ट रहने के लिए सामने वाले की योग्यता का सही से आकलन होना चाहिए, यानी उसका सम्मान होना चाहिए। हमारे को जब तक सामने वाला समझ नहीं आएगा कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी पात्रता क्या है, उसकी प्रतिभा क्या है, इसका आकलन मेरे पास नहीं होगा, तो मैं उसे हमेशा केवल अपने अपेक्षा के चश्मे से देखूंगा। यानी मुझे उससे क्या चाहिए, यही हमारे को देखते हैं। एक दूसरे को जब देख रहे हैं, मुझे आपसे क्या चाहिए, मैं अपनी पत्नी को कैसे देखूंगा, मेरे को उनसे क्या चाहिए, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जो भी बोलना है करना है वो करूंगा, मिलेगा तो कुछ और प्रकार से बोलूंगा करूंगा। मैं उसको, सामने वाले को मानव रूप में नहीं देख पा रहा। यही अशिष्टता का कारण है ना। तो ये जो चश्मा है अपेक्षाओं का, इसको हटाना पड़ता है। मानव मानव को देखता है तो उसकी सभी अच्छाइयों के साथ कमियों को भी पहचान लेता है, और इस बात को भी पहचान लेता है कि इसके साथ आगे का विकास का रास्ता कैसे होगा, हमारा, हम दोनों का विकास किस रास्ते से होगा, वो हमें पहचानना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है उसमें, है ना। अब बच्चों के साथ इसको कैसे करेंगे, शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो बच्चों को ध्यान दिलाना पड़ता है कि देखो ये भाई जी से आपकी अपेक्षा ये है, ये अभी नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने ऐसा बोल दिया, अभी इनको ठीक से नहीं बोलना आता है ना। तो ये सब हमारे को अपने उदाहरणों से जोड़ के बोलना पड़ेगा। बचपन से अगर हमें अभ्यास हो जाता है इस बात का कि अपनी असहमति और अस्वीकृति को हम ठीक से बता पाए, तो बड़े चल के नहीं होता। पर अभी क्या है, पूरे समाज में जो चल रहा है उसमें क्या है, कोई गलती करता है तो उसको डांट लगा सकते हैं, उसका अपमान कर सकते हैं, उसकी मार पिटाई कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं ना। होते देखा ये सब समाज में चल रहा है ना। आपसे कभी गलती होती,
रोज होती है। तो जब हमसे गलती होती है तब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कोई अपमान करे। क्या चाहते हैं? कि हमें सुधरने का अवसर मिले। तो सामने वाला क्या चाहता होगा? तो वो अवसर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? है ना? ये ध्यान देने वाली बात है। जब ये हमें समझ में आने लगता है ना, कि ये तब कब समझ में आएगा? जब हम संबंध को सब चीजों के ऊपर रखेंगे। जितने भी मुद्दे हैं ये संबंध से छोटे हैं। संबंध में मुद्दे हैं, मुद्दों में संबंध नहीं है। नहीं तो मुद्दा हावी हो जाएगा, संबंध गौण हो जाएगा, और फिर संबंध में जो भी होता है वो हो जाता है। इसलिए पूरा संसार व्यक्तिवादिता की तरफ चले गए, क्योंकि मुद्दा बड़ा है, संबंध छोटा है ना? ये जो दृष्टि है जिसमें हम संबंध को ऊपर रखते हैं और मुद्दे को नीचे रखते हैं, ये न्याय ही इसको कहते हैं। यही न्याय की दृष्टि है। संबंध की पुष्टि के लिए हम चीजों को देख रहे हैं। हर मुद्दे को संबंध की पुष्टि के लिए देखना, यह भी न्याय की दृष्टि है ना? दूसरी न्याय की दृष्टि क्या है, जो अभी बात हुई है ना? जिसकी जितनी योग्यता है उसके अनुरूप अपेक्षा रखना। अगर उससे अधिक अपेक्षा रखते हो तो आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो। जैसे आपकी जितनी योग्यता है, मैं उससे अधिक आपसे अपेक्षा रखूं तो आपके साथ अन्याय कर रहा हूं। तो सामने वाले को सुनना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए किस कारण से? क्योंकि हम संबंध में जीना चाहते हैं। संबंध हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। संबंध में हम मैत्रीपूर्वक जीना चाहते हैं। इसको करने के लिए हमें सामने वाले को जानना जरूरी है। जानने वाले के लिए उसको सुनना और समझना जरूरी है। जब तक हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं, क्या समझ पाएंगे? अभी हमारे अधिकतर संवाद सामने वाले के साथ बोलने के लिए होते, अपने पक्ष को बताने के लिए होते, इसलिए हम बात करते हैं। आप सोच के देखिए, पिछली बार कब बात की थी? इसलिए बात शुरू की थी कि मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसा लग रहा है। ये भाषा तो कभी कभी आ जाती है, लेकिन भाव रूप में सही में क्या मैं इंटरेस्टेड हूं सामने वाले में? अपने ही माता पिता में, अपने ही भाई बहन में, अपने ही पति पत्नी में, अपने ही बच्चों में, क्या मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूं? या मैं केवल अनुकूलता चाहता हूं? तुम ऐसे बने रहो, तुम ऐसे बने रहो, तुम ऐसे बनो, इस पे मैं सुखी हूं। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, इससे मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं जो चाहता हूं उसी से मतलब है। अभी हम संबंधों में ऐसे जीते हैं। तो यह कैसे बदलता है? निर्णय पूर्वक संवाद करके। हम एक दूसरे को समझने के लिए बात करेंगे। यह हमारी दिनचर्या में आना पड़ेगा। या तो हो सके तो रोज कर लें, नहीं तो सप्ताह में तो 1-2 बार कर लें, बैठ के बातचीत। तो बातचीत ही नहीं है परिवारों, है ना? तो जब बातचीत नहीं है तो पता कैसे चले कौन क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है? अभी तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती है। परिवार में बच्चा जो होता है भाग जाता है। कहीं पे परिवार में बच्चे ने सुसाइड कर ली। क्यों? किसी को पता ही नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है। अभी आज रोज आप जो सोच रहे हो, जिस चीज से आप परेशान हो, आप चाहते हो ना इसको कोई समझे। ऐसे सामने वाला भी है। इसके लिए हमने कोई प्रक्रिया नहीं बनाई परिवार में कि मेरे अंदर आज ये चल रहा था, मैं इस पे सोच रहा था, ये मेरे को ये बात परेशान करती है, ये मुद्दे में मेरा ऐसा सोचना है, मुझे सुनो, मेरे को समझो। ये अपेक्षा तो हम में है, पर ये इसके लिए जो एम्पैथी चाहिए कि यही अपेक्षा सामने वाले में भी तो है, इसको देख पाना। एम्पैथी एक संवेदनशीलता की उच्च स्थिति है। संवेदनशीलता के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जो सबसे ऊंचा स्तर है संवेदनशीलता का, वो एम्पैथी अंग्रेजी में शब्द है। उसका मतलब यही होता है
जिस घटना से जो प्रभाव मुझ पे आता है वैसा ही प्रभाव दूसरे पे भी जाता है ना। जैसे मेरे को भूख लगती है तो सामने वाले को भी भूख लगती होगी। मेरे को गलत बात से दुख होता है, ऐसे ही गलत बात से दूसरे को भी दुख होता होगा। अपमान मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए दूसरे को भी ठीक नहीं लगता होगा। ये जो भाव है कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा है, इसको एम्पैथी कहते हैं। इस दृष्टि से देख पाना, ठीक है ना। तो संवेदनशीलता का विकसित स्वरूप है। इसको किए बिना हम संज्ञानशीलता में नहीं जाएंगे, इसको देखना ही पड़ेगा। यही सीढ़ी है, एक पे पैर रख के तब आगे संज्ञानशीलता में जा पाते। कई बार हम ऐसा सोचते हैं संवेदनशीलता को छोड़ के संज्ञानशीलता में जाएंगे। हम में से जो लोग जीवन विद्या में हैं, है ना, संज्ञानशीलता में संवेदनाएं नियंत्रित होती, जीरो नहीं होती, ठीक है। तो शिक्षा का मूल जो आशय है वो शिष्टतापूर्ण आचरण का है। शिष्टता अभी हमारे शरीर के अर्थ में हमने कुछ बना रहे हैं, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, व्यवसाय के लिए, ये शिष्टताएं तो समाज में चल रही हैं। पर हमारे इन सब को करते हुए हमारे भाव पक्ष में जो घटनाएं घट रही हैं, इसको लेके कोई शिष्टताएं नहीं बनी अभी। हम कैसे एक दूसरे को बता पाएं, है ना। खुद ही देखिए, अपनी स्थिति को देखिए, सबकी वो एक ही स्थिति है। अभी आज की स्थिति में आप देखेंगे तो आपको सुन के समझने वाले कितने लोग हैं? क्या हम बोल पाएंगे एक भी व्यक्ति है जो हमें समझता है ना। इसकी जरूरत है कि नहीं है? अच्छा, यही स्थिति मेरी पत्नी की, मेरी बेटी की, मेरे भाई बहनों की, सभी मेरे संबंधियों की, है ना। आप लोगों ने स्कूल में कभी साइंस में पढ़ते हैं ना, स्कूल में जब, तो एक फिजिक्स में एक छोटी सी चीज़ पढ़ाते हैं, वो न्यूटन का नाम सुना होगा, है ना। न्यूटन का एक, हिंदी में नहीं जानता है उसको, लॉ ऑफ मोशंस पढ़ाते हैं। आप में से जो हिंदी में जानता हो बता देना। उसमें क्या बताते हैं कि कोई भी क्रिया होती है उसकी के समान और विपरीत प्रतिक्रिया आती है। तो ये नियम जड़ संसार में काम करता है। मध्यस्थ दर्शन से मेरा ध्यान गया कि इस नियम का एक भाग चैतन्य संसार में भी काम करता है। उसमें जो बदलाव है वो इतना ही है, ये विपरीत नहीं होता, समान होता है। हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया है। कैसे, इसको उदाहरण से बताऊंगा तो पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। आपको किसी को कोई बात बतानी है ना, उसको आप गुस्से से बताइए। सामने वाला आपसे स्नेहपूर्वक बात करेगा या वो भी झल्ला के गुस्सा होके बोलेगा? आपको वही बात बतानी है, आप स्नेहपूर्वक बताइए। सामने वाला गुस्सा होके बोलेगा या स्नेहपूर्वक बोलेगा? संभावना ज्यादा किसकी है ना। हो सकता है वो सामने वाला भी आवेशित हो, मान लेते हैं, ये इस केस को भी ले लेते हैं, वो बड़े गुस्से में है। अब उसके गुस्से की प्रतिक्रिया आप गुस्से में दे सकते हो, वो तो है ही है, पर आप उसका नियंत्रण ले लो अपने में कि मैं गुस्से की प्रतिक्रिया गुस्सा नहीं दूंगा, मैं स्नेह दूंगा। इसका प्रभाव क्या होगा? गुस्सा बढ़ेगा या कम होएगा? और गुस्से से प्रतिक्रिया दोगे तो गुस्सा बढ़ेगा या कम होगा? बाकी गणित तो आपको आता है, ये जोड़ लो। काम की बात है, सुनने में बड़ी अच्छी है। जीने के लिए तो, है ना, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अच्छे से तेल निकलता है अपना। क्योंकि देखो, सामने वाले को तो बदल नहीं सकते, अपने को ही बदलने में तेल निकल गया है ना। तो बदलने का अधिकार केवल अपने को है। ये तो जीवन विद्या में पहले दिन से समझ में आया। किस चीज़ को बदल सकते हैं संसार में? केवल स्वयं को, और कोई चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं, है ना। तो इसके लिए अवसर मिल गया, मिल गई किस जगह पे बदल। व्यवहार में शिष्टता को पाना है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, यानी हम शिष्टतापूर्ण आचरण नहीं करेंगे,
हम बच्चों को दे पाएंगे क्या? जिसके पास जो होता है वही बांटेगा। ठीक है, इतनी बात आज के लिए। कितना समय हुआ? हाँ हाँ, अभी प्रश्न उत्तर करेंगे। बात जो है वो तो पूरी हो गई, मेरे को जो रखना था। अब बताइए, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं, बताइए। तो अभी जो आपने कहा, हाँ, तो उसमें एक ध्यान ये गया कि वो एक सामने वाले की पात्रता का मूल्यांकन, मतलब योग्यता का मूल्यांकन, आकलन, अनुमान तो हो। हाँ, तो वो वहाँ पे ये भी आता है ना कि मैं अपना जिस तरह से वो आकलन करूँगी उस तरह से मैं सामने वाले को देखूंगी, क्योंकि उसमें भी मैं अपना अधिमूल्यन कर ही सकती हूँ। हाँ, तो ऐसे, क्योंकि जो प्रचलित है उसमें तो हम अपने आप को समझदार ही समझते हैं, तो सामने वाला उससे कम ही है, उस तरह से भी मतलब चलता है। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी दर्शन से जो भी सूचना मिलती है तो उससे एक स्वायत्त मानव के जो गुण है वो एक रेफरेंस पॉइंट है ही, लेकिन जब व्यावहारिक इसमें जाते हैं तो वो पॉइंट ओझल हो जाता है, अभी तो नहीं रहता। वो रेफरेंस किसके लिए है? आपके लिए, सामने वाले के लिए? अपने लिए, अपने लिए है ना। हाँ, लेकिन फिर भी भाई अभी तो जागृति क्रम में है तो वो भी मतलब इतने धुंधले दिखते हैं। हाँ, तो दिखता है कि हम अभी वहां तक तो है नहीं, तो अभी सामने वाले का मूल्यांकन करने के और कौन से आधार? मैं वही बोल रहा हूँ दीदी, मूल्यांकन सामने वाले का कभी नहीं होता। खुद का पहली बात गांठ बांध दीजिए, सामने वाले का मूल्यांकन करने की अभी हमारी हैसियत नहीं है, वो जागृत मानव कर पाता है ना। अभी हम कुछ भी मीठी भाषा बोल के सामने वाले का मूल्यांकन करें, झगड़े के अलावा हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो झगड़ा मीठी भाषा में हो सकता है या कड़वी भाषा में, इतना ही अंतर रहेगा। मूल्यांकन स्वयं का होता है ना। आप अनुमान लगाते हैं, सामने वाले की अभिव्यक्ति देख के, उसका आचरण देख के अनुमान लगाते हैं, इन्होंने ऐसा सोचा होगा, ये महसूस कर रहे होंगे, है ना, ये ऐसा समझ रहे होंगे, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। और ये घटना विधि से नहीं है। भाई मेरी ही पत्नी है, उनके आचरण का अनुमान मैं रोज ही लगाता हूँ, तो मेरे को पता है ना उनका कैसा है। एक घटना में थोड़ा ना पता चलता है, रोज जीते हैं साथ में, तो मेरे को मालूम है कहाँ पे उनकी ताकत है, कहाँ पे उनकी कमज़ोरी है। ऐसे वो मेरे बारे में जानती हैं। हमको जब पता चल गया, अब मिलके साथ चल ही सकते हैं। अब कब होगा वो मिलके साथ चलने का? मिलके साथ चलने की इच्छा होगी, निर्णय होगा तो साथ चलेंगे। हम सोचते हैं ये कोई ना सूक्ष्म बात है, ये हम साथ नहीं चल पा रहे, इसमें कोई सूक्ष्म बात छूट रही है। नहीं, ये मोटी बात छूट रही है। संबंध की स्वीकृति नहीं हुई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसमें कोई ऐसी पेचीदा बात नहीं है जो हमें समझ में नहीं आई। ये एकदम बच्चे को भी समझ में आती है, युवा को भी, प्रौढ़ को भी और बुजुर्ग को भी। संबंध की स्वीकृति होगी तो संबंध में जी पाएंगे, और अगर संबंध में नहीं जी पा रहे तो संबंध की स्वीकृति नहीं है। आप भाषा कुछ भी बोलते रहो, ठीक है ना। तो सामने वाले का हम देखें, भाई आज ऐसे हैं, अब ऐसा हो रहा है, इसी घटना में ऐसे कर रहा है, पता चल गया इनकी ये प्रवृत्ति है, यहाँ पे ये वाली गलती ये कर जाते हैं। मान लीजिए गलती की बात है, तो हमें पता चल गया, अब इसके ये इनके साथ चल लेंगे हम साथ में, ये वाली गलती करते हैं, पता चल गया तो बचे रहेंगे उससे थोड़ा सा। अरे ये गलती करने वाले ये खुशहाली से भी तो कर सकते हैं ना, यही काम नहीं, ये तो नहीं, तो फिर से ही गलती कर रहे हो हम ये कर जाते हैं। कितनी बार बोल दिए ये गलती नहीं करना है ना। थोड़ा आराम में आना है, खुद भी आराम से जीना है, सामने वाले को भी आराम से जीना है। सब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होंगी जी। तो सामने वाले की योग्यता नहीं है हमें हाँ, सुनने की, हाँ, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए या हमें प्रयास करते रहना? अभी मैंने नियम बताया, देखो कितना बढ़िया नियम है, बहुत बढ़िया नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया। मैंने तो ये कई 100 बार प्रयोग कर लिया। जब मैं चाहता हूँ कोई मुझे सुने, पहले मैं उसको सुनना शुरू करता हूँ। हो गया। यहाँ पे भी वही शुरू किया था। आप बताओ आप क्या सोचते हो? जब मैंने प्रश्न किया, आपका मन किया नहीं किया मेरे को सुनोगे? देखो इतना सरल है। जो चाहते आप सामने वाला आपके साथ करे, उसके साथ करना शुरू कर दो। तो वो अयोग्यता कर रहा है तो हमें भी अयोग्यता करना चाहिए। आप
चाहते दिशा कहाँ ले जाना चाह रहे हो, अयोग्यता की तरफ या योग्यता की तरफ? तो आप अपनी योग्यता के साथ व्यक्त हो ना, जो आप चाह रहे हो उनसे। भाई आप चाहते हो वो आपको सुने, आप उनको सुनना शुरू करो। आप ये थोड़ा ना करोगे वो आपको नहीं सुनते तो आप उनको सुनना बंद कर दो। शायद उनको पता ही नहीं सुनना भी कोई क्रिया होती है। जब उसका प्रभाव दे, जैसे हम बच्चों को शिक्षा में क्या कराते हैं, हम बच्चों को एक व्यवस्थित रूप में जीना सिखा रहे हैं, है ना। उनको सहयोग पूर्वक, आज्ञा पालन पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक, संबोधन पूर्वक, ये हम उनको अभ्यास कराते हैं। अभी इसकी समझ नहीं है बच्चों में, पर ये करते रहते हैं। फिर एक आयु आती है जब इनके प्रश्न बनेंगे, हम सहयोग क्यों करते हैं, हम संबोधन क्यों करते हैं, तब उनको उत्तर देंगे, देखो सहयोग करने से ये होता है। वो परिणाम वो पहले ही देख चुके हैं बचपन से, क्योंकि वो करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बड़े लोग जब शिक्षा में जा रहे हैं, हमको ये नहीं है, हमारे पास रेफरेंस नहीं है उन परिणामों की, क्योंकि हमारे अभ्यास में नहीं है। तो सामने वाले को हो सकता है पता ही ना हो कि सुनने से क्या होता है। तो जब आप उनके साथ सुनने की क्रिया करते हो, धीरे धीरे उनकी संबंध में विश्वास बनने लगता है, उनको प्रेरणा मिलती है। वो कब करेगा, कैसे करेगा, वो सामने वाले में और परिस्थिति के योगफल में घटित हो जाएगा, पर संभावना उसी में है जब कोई एक पक्ष भी सुनने की क्रिया शुरू करेगा तभी होगा। ये भाषा छोड़ दो, कोई भी अयोग्य नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ आप अयोग्य हो, कैसा लगता है सुन के? तो सामने वाले को अयोग्य क्यों कहते हैं? अभी इस वक्त में वो ये नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे जैसे ही है, मैं भी किसी परिस्थिति में कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता, सुन नहीं पाता, बता नहीं पाता। मैं भी तो ऐसे ही हूँ, आप भी वैसे ही हो। देखिए अभी मैं, हमारे एक भैया हैं उत्तम जैन भैया, है ना, उनके घर गया था। उनकी पोती थी, 2 साल की है ना। या मैं अनीता दीदी के घर में, वहाँ पे 1 सवा साल का बच्चा भी है, 3 महीने की बच्ची भी है, फिर कब्बू भी है 7 साल का, 7 नहीं 5 साल का। कितने साल का है कब्बू? 7 साल का, है ना। अब ये बच्चे सब बराबरी चाहते हैं। आप जो कर रहे हो, वो जो अनुकरण अनुसरण करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं भी समान हूँ, आप करते हो तो मैं भी करूँगा, आप ये इस्तेमाल करते हो तो मैं भी। तो समानता जीवन जो है, चाहे बच्चे के शरीर में है चाहे वृद्ध के शरीर में, वो कभी भी अपने को कम आंकना नहीं चाहता सामने वाले से। तो जैसे हम अयोग्य, नासमझ ऐसी भाषा बोलते हैं ना, तो सामने वाले को हम कम कर देते हैं, वो स्वीकार नहीं होता। ये भी शिष्टता है है ना। तो हमें भाषा ही बोलनी है। आप तो बड़े समझदार हो आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप मेरे को समझ लो। पता नहीं, वो प्रयोग करके देखना पड़ेगा। देखिए, ये भाषा बदलने से चीज़ें बदल जाएंगी ऐसा नहीं है। भाषा बदलना पहला स्टेप है, पहुंचना तो भाव पे है। पहले भाषा बदलेगी, फिर कुछ क्रिया बदलेगी, फिर हमारे भाव बदलेंगे। तो इसलिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। धीरता पहला मूल्य मानव का। हम जल्दी में चाहते हैं, देखो मैंने अपने को बदल लिया, अब इसका आप प्रतिफल दो मेरे को, आप भी ऐसे हो जाओ खट से और बताइए। मुझे जानना था कि आपने बताया कि निर्णय पूर्वक संवाद करने से संबंध को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं। तो हमारे साथ, मेरे साथ ऐसी कुछ घटना बनती है, तो मुझसे गलती होती है या सामने वाले से, तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार मुझसे गलती होती है तो हम तुरंत संवाद कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि हम तुरंत संवाद नहीं कर पाते, तो तब क्या करना चाहिए? मैं तो बताऊंगा उदाहरण अपना और श्रीमती जी का, कि एक बार ऐसी घटना घटी जो मुझे लग रहा था कि वो उनको नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ आप ऐसा मत करो मेरे को, है ना, पर मैंने उस भाषा का उस वक्त क्रम में प्रयोग किया कि मैंने बोला देखो अगर आप ऐसा करते हो तो इससे मेरे को ये महसूस होता है। मैंने ये नहीं बोला आप मेरे को पीड़ा दे रहे हो या आप मेरे को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये ऐसे घटना जब घटती है इससे मैं पीड़ित होता हूँ, ये मेरी कमी है। उनको खट से ठीक लग गई बात, वो तो पीड़ा देना नहीं चाहती, उन्होंने खट से ठीक कर लिया अपना, है ना। तो भाषा पे बहुत ध्यान देना है। भाषा कब संतुलित होगी? जब भाव संतुलित होगा। भाव में क्या होना है? मेरे को सामने वाले को पीड़ित नहीं करना है। जब भी हम असंतुलित होते हैं हमारे अंदर क्रूरता आ जाती है थोड़ी सी,
हम दूसरे को थोड़ा सा कष्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हमें कष्ट हुआ है और हमने बचपन से सीखा है जैसे को तैसा। और कई बार ऐसा होता है कोई दूसरे के साथ हमें ऐसा हुआ है और उसका जो हमें कष्ट हुआ है वो और किसी पर वो तो हो ही जाता है ना। पति का गुस्सा बच्चों पे उतरता ही है ना। ये तो है, तो हमको देखना है ये सब। मतलब मानव जो समझने के रास्ते पे चल रहा है, धैर्यपूर्ण मानव सबसे बड़ा शॉक अब्जॉर्बर होता है। जितने भी शॉक आ रहे हैं ना, पड़ रहे हैं, उनको अब्जॉर्व करता है और उसको सामान्य करके फिर जाने देता है। वही धैर्य है। धैर्य का मतलब ही इतना सा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में कर्म करने की जल्दबाजी नहीं करता है, परिस्थिति को अनुकूल होने देता है फिर कर्म करता है। इसी का नाम धैर्य है। न्याय में निष्ठा या मानवीयता के अर्थ में निष्ठा, है ना। जैसे कोई बात हमें बतानी है, हमारे सामने वाला समझने को तैयार नहीं है अभी, तो हम रुके रहेंगे। कोई तो क्षण आएगा जब सुनने को तैयार होगा, तब बता देंगे। पर अभी बताना है, इसी वक्त बताना है, तुम अभी बैठो अभी समझो। ये करते हैं ना रोज। अच्छा ये बताइए, हमको जब बात आपस में बात करनी है, मेरी बात आप तक पहुंचे और आपकी बात मेरे तक पहुंचे, इसके लिए क्या चीजें होनी जरूरी? संबंध की स्वीकृति सबसे पहली चीज। बिना संबंध की स्वीकृति के बात नहीं हो पाएगी। भाई बस में आप जा रहे हो, जिसको नहीं जानते उससे थोड़ी ना बात करते, उसको कुछ पहचान निकालते, अरे आप भी यहाँ के रहने वाले, हम भी रहने वाले, या इधर का कुछ पहचान, कोई संबंध पहचानते तब जाके बात करना शुरू करते हैं। तो संबंध की स्वीकृति होना चाहिए। और क्या चीज चाहिए? भाव संतुलित होना पड़ेगा। इससे कब सुनेंगे हम? मैं पूछा आपस में संवाद होने के लिए और क्या चीज चाहिए? हाँ, वो तो संबंध की स्वीकृति। हाँ, तो सही बात है। तो क्या होती है उस स्थिति? एक तो मेरे पास भी टाइम होना चाहिए, आपके पास भी टाइम, दोनों को भागना है ना, स्कूल पहुंचना है उस वक्त ही समझाना है बैठ के, या बच्चे को बता रहे हैं चलो स्कूल में जाना है, ये समझो, उस वक्त हम बोल रहे हैं, हमने फिर बोलते तू ये बताया था ना सुबह, तुमने समझा नहीं। अरे भाग दौड़ में समझना, समझाना, सुनना नहीं होता है बिल्कुल भी। फुर्सत चाहिए। अभी जो जिंदगी है ना, उसमें सबसे बड़ी कमी है फुर्सत की। फ्री टाइम ही नहीं अपने पास बात करने के लिए। जितना फ्री टाइम है खाने में जा रहा है या मनोरंजन में जा रहा है ना। तो फुर्सत चाहिए, फुर्सत से बात होगी। ठीक है। एक और चीज चाहिए, ऐसी परिस्थिति या स्थान चाहिए जहां पे शांति से बैठ के बात हो सकती है। शोर शराबे की जगह पे बहुत व्यस्त, बहुत सारी चीजें चल रही है, इधर उधर बहुत कुछ घटना घट रही है, उसमें कहाँ ध्यान बनता बात पे। तो सही स्थान होना चाहिए, समय होना चाहिए, संबंध की स्वीकृति होनी चाहिए, है ना, भाव संतुलित होने चाहिए, तब तो बात हो पाती है। ये 4 चीज़ें लिस्ट लिख लीजिए और चेक कर लीजिए, जब भी बिगड़ रही है इनमें से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है या सारी मिसिंग है, दो यही होगा। ठीक, तो समय हो गया है, क्योंकि आप लोगों को सबको लंबी यात्रा करनी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। मतलब मैं यही बताने आ रही थी, जैसे भैया का जो दोनों बेटियां, जिसका बेटा जी, वेदा बेटा जी, मतलब कई बार ऐसा, पहले बहुत बार ऐसा होता था कि घर आते थे, रहते थे, पर मतलब एक जो खास बात थी ना, वो कभी भी मेहमान जैसे नहीं रहे, है ना। वो इतना घुल मिल जाते थे पूरे परिवार से भी। चाहे वो बता रहे ना कि मेरे हमारे के तीनों पोता पोती को जितना भैया खिलाए उतना तो शायद हम भी नहीं खिलाए होंगे। मतलब पूरे टाइम, अभी 3 महीने की है पोती, और सबसे ज़्यादा भैया बात कर रहे हैं हम लोग से, सुबह से लेके जब, है ना।
अच्छी बात बताओ, और बढ़िया मस्त हाथ पे हिलाती है जब भैया बात करते हैं तो, है ना। तो ऐसा होते होते मतलब हम सब जीवन विद्या से जुड़े हैं या जो भी है, मतलब बात सिर्फ कार्यक्रम की नहीं है ना। जैसे मैं ये देखती हूँ कि भैया दीदी, शीला दीदी जब से आए हैं घर पे ही हैं, भैया भी जब वहाँ शिविर का पूरा होता है आते हैं, मतलब ये इतनी अधिकार पूर्वक मैं भैया दीदी को बोल पाती हूँ कि आप लोग रहोगे तो मेरे बच्चों को एक अच्छा सानिध्य मिलेगा, है ना, सत्संग मिलेगा उनको। और इस बात का वो इतना अच्छा ध्यान रखते हैं कि बच्चों के साथ इतनी अच्छी मंगल मैत्री है उनकी कि चारों, दोनों बहुएं, दोनों बेटे, मतलब भैया दीदी के प्रति ना 100% स्वीकृति। तो ये जो हम आपस में, जैसा पारस भी कह रहे थे कि वहाँ हम परिवारों में ऐसा करते हैं कि भाई हमारे, आप भी बोल रहे थे ये बात है ना जी, कि भाई हमारे परिवार में कई बार ऐसा होता ही है कि भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, जो एक कहावत है ना और अपन कभी भी घर में ऐसे ये समझाने वाला कार्यक्रम करते भी नहीं है ना। तो मेरे को लगता है कि ये भी बहुत सुंदर पूरकता है सभी परिवारों के बीच में, है ना। तो अपन सब जो एक दूसरे के घर आना जाना करते हैं, परिवारों में मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि अभी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जब भी अशोक भैया लोग आते हैं तब, या फिर सुरेंद्र पल भैया या गणेश बागड़िया जी भैया या फिर श्याम भैया, तो बहुत मन होता है कि आप घर जरूर आओ। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी अगली पीढ़ी को, है ना, ऐसे सानिध्य मिलता रहे। तो उसमें अशोक भी और शीला दीदी के लिए तो मैं बोलूँगी वो मतलब मेरे बच्चों के नेक्स्ट अभिभावक हैं, जिस तरह से वो बच्चों को संभाले हैं, है ना, और सिर्फ इनको ही नहीं संभाले, पोता पोतियों को भी उतने ही उससे संभालते हैं। तो ये एक हम सब के लिए प्रेरणादायी चीज़ है कि सिर्फ विद्यालय है या कार्यक्रम है ना रहे, हम सब एक दूसरे के परिवारों से, जो आप लोग स्नेह मिलन की बात किए थे ना, बहुत अच्छी वो बात है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ हम अगर शुरू करेंगे तो ये धीरे धीरे बहुत सारी बेड़ियाँ जो कार्यक्रम की कि बस विद्यालय में मिलेंगे तो ही संबंध है ना, ये सब से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। और फिर सभी परिवार मिलके मतलब एक बृहद हम आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसकी झलक भैया दीदी जब घर आते हैं तो मैं देख पाती हूँ। खूब बढ़िया। अभिभावक शब्द जो है ना, इसको हम सामान्यतः सोचते हैं कि हमारी संतान, उसके हम अभिभावक। अभिभावक शब्द का अर्थ जो दर्शन से निकल के आता है, अगली पीढ़ी के अभिभावक। हाँ, तो जो भी अगली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकारता है कि इसका शुभ हो, है ना, इनकी शिक्षा हो, इनका स्वास्थ्य बने, ये व्यवस्था में ये भाव जिसमें भी है अगली पीढ़ी के प्रति, वो सब अभिभावक है। तो केवल मेरा बच्चा उसके अभिभावक नहीं है, हम अगली पीढ़ी के अभिभावक हैं, हम सब। इसको पहचान के हम शिक्षा में जाते हैं, तब होती है शिक्षा। नहीं तो अपने बच्चे की शिक्षा का सोच रहे हो तो, है ना, स्वार्थ हो गया। तो जैसे एक अभिभावक विद्यालय की एक डिज़ाइन है कि यहाँ एक अभिभावक के पद पर रहते हुए अध्यापक पद को वहन करना, तो ये चीज़ हम हर परिवार में एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो इससे ना क्या होगा, जो हमारी अगली पीढ़ी है, मतलब उन लोग को जो इधर उधर भटकना पड़ता है अपने प्रश्नों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, है ना, तो उनको बहुत सारे द्वार खुल जाएंगे उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो सही जानना भी चाहते हैं, सही समझना भी चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो कि अरे घर में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो चलो, तो हमारा सबका इतना फैलाव हो जाए कि उन लोग को ये पता रहे कि ये चीज़ यहाँ पूछ लेते हैं, ये चीज़ यहाँ कर लेते हैं, तो सही दिशा में बने रहेंगे। तो ये सब इस मामले में भी हम सबका आना जाना जो हो रहा है ना, वो एक प्रयोजन के अर्थ में है, मतलब एक बड़ी बात है ये कि हम सब एक दूसरे के बच्चों के अभिभावक पद में जा सकते हैं, है ना। तो आगे वाली पीढ़ी के लिए बस हम 5 घंटा शिक्षा में दे रहे हैं वो नहीं है ना, हम पूरे समय कभी ना कभी किसी भी बच्चे के अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब दिखता है। तो बढ़िया, खूब बढ़िया रहा। चलिए बढ़िया, है ना। आप लोग के धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। आप लोग सुबह से इतना बढ़िया से सुनते हैं ना कि बोलने वाले को भी एक उत्साह आता है
है ना, मतलब इतना ध्यान से आप सब सुन रहे हैं बातों को कि बहुत अच्छा वर्कशॉप हो रहा है। चलिए, नमस्ते सभी।